हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो पार्ट वन था उसमें अपन ने एक देखा था कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था और उसकी मदद से अपने को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। अब इसमें क्या था, इसको अपन ने रीड कर लिया था, इसकी प्रोसेस अपन ने समझ ली थी कि कैसे करना था, इसको रीड कर लिया था। लेकिन एक बार वापस से, चूँकि क्लास का गैप है, तो वापस से इसको रीड कर लेते हैं। रीड करते हैं, इसमें देखते हैं बैलेंस दिया हुआ है। तो बैलेंस तो अपने कोई काम का नहीं है, बैलेंस एसेट होती है। और एसेट किस काम के लिए आएगी? एसेट हमेशा बैलेंस शीट बनाने के काम में आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के कोई काम में नहीं आती है। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन फ़ीस दे रखी है, रिफ्रेशमेंट की सेल हुई है वो दे रखी है, कोई एंट्रेंस फ़ीस है, और कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है और डोनेशन मिला। ये तो सारी हो गई इसकी रिसिप्ट वाली पार्ट हो गई। इसके बाद में कुछ खर्चों के पेमेंट देखे, तो क्या क्या पेमेंट किया है इन्होंने खर्चों के। कोई रेंट पे किया है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, रिफ्रेशमेंट परचेज किया है, मेंटेनेंस के, सैलरी के, टूर्नामेंट के खर्चे हैं, और एक ऑफिस जो है फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेज किया है, और कुछ ऑफिस एक्सपेंसेज और दे रखे हैं, वो 1200 के ऑफिस एक्सपेंसेज हैं। और इसके बाद में फिर एक क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है, बैलेंस की बात करते हैं। तो बैलेंस एसेट है। कैश और बैंक क्या होती है? एसेट होती है, करंट एसेट होती है। तो एसेट तो हमेशा बैलेंस शीट बनाने के काम में आती है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस, जो बैलेंस है कैश और बैंक का, यानी जो एसेट्स हैं उनका कोई रोल है नहीं है। चाहे फिर वो बैलेंस जो कैश और बैंक का वो रोल हो, वो वाली एसेट होगी, या फिर फर्नीचर है वो वाली एसेट होगी, किसी का कोई रोल नहीं होगा वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अपन ने रूल देखे थे, उस रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कोई भी ऐसे खर्चे जो कि प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जो कि पास्ट फाइनेंशियल ईयर, पास्ट पिछले के सालों के कोई भी खर्चे हुए हों, चाहे वो पेमेंट हो गए हों या बकाया पड़े हों, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी आने वाले सालों से कोई भी पेमेंट अपन ने एडवांस में पेमेंट कर दिया, एडवांस में इनकम आ गई, ऐसे कोई भी इनकम एंड जो पेमेंट्स हैं एक्सपेंडिचर के, तो उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। यानी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के खर्चों और इनकम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेना देना किस चीज़ से है? सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं, या मैं बात करूँ करंट फाइनेंशियल के जो फिगर्स हैं, उन्हीं से उसका जो है रिलेशन है, यानी वो ही उसके प्रिपरेशन में काम में आने वाली है। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। इनकम की बात करूं तो भाई ऐसी इनकम जो इस साल की हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर की हैं और रिसीव हो गई है, तो वो तो आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसी इनकम भी हो सकती है जो रिसीव ही नहीं हुई हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम हो गई, रिसीव नहीं हुई? ये थोड़ी अटपटी बात है। देखिए, जैसे अपन ने क्या है, किसी को मान लीजिए एनपीओ की बात करते हैं, एनपीओ ने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं। अब उसको उधार पैसे दे रखे हैं, तो उस पर ब्याज जो है हर साल के एंड में ब्याज उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यानी जैसे ही उसके साल के एंड में ब्याज कैलकुलेट होगा, मतलब उस पर इनकम अपन ने कमा ली है, उस पर साल भर का ब्याज अपन ने कमा लिया। अब हो सकता है जिसको उधार दे रखा हो उसके पास उस टाइम पे पैसे नहीं हो, यानी उसने पेमेंट किया ही नहीं उस चीज़ का, वो इनकम अपने को रिसीव ही नहीं हुई, यानी इनकम अर्न तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो दो चीज़ें हुई, एक तो इनकम इस साल की थी और रिसीव भी हो गई, वो तो सीधे सीधे चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन ऐसे इनकम जो इस साल की थी लेकिन रिसीव ही नहीं हुई, किसी कारणों से रिसीव ही नहीं हुई, तो वो वाली इनकम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। यानी करंट ईयर से रिलेटेड आएगी ही आएगी, चाहे फिर उसका कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, यानी वो रिसीव हुई नहीं हुई, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेना देना नहीं है। इस चीज़ का रिसिप्ट एंड पेमेंट से लेना देना होता है। अब जो दूसरी बात थी वो पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में क्या है, जो पेमेंट है, अगर इस साल के पेमेंट हैं, इसी साल के पेमेंट है और उनका पेमेंट कर भी दिया है, खर्चे हैं और इसी साल का पेमेंट कर भी दिया है, तो वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन हो सकता है ऐसे कोई खर्चे हों जो इस साल के हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया हो, जैसे मान लो सैलरी, रेंट, ये वाले खर्चे हैं, बिजली का बिल वगैरह हो गया, वो थे तो इसी साल के, लेकिन अपन के पास लिक्विडिटी यानी कैश वगैरह नहीं होने की वजह से हो सकता है एनपीओ ने पेमेंट नहीं किया हो, उसको बाद में किया हो, मार्च के बाद में पेमेंट किया हो, तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं। तो वो वाले खर्चे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे ही आएंगे। तो क्या आएगी, करंट ईयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसका सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर का कोई रोल होता ही नहीं है। अब आ जाते हैं मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल का कोई खर्चा है
वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ, बकाया पड़ा हुआ। तो अभी अपन ने बात की थी इस साल का है, बकाया पड़ा है तो भी आएगा। इसके बाद में कुछ जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो भी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। सर ऐसा कैसे है, सब्सक्रिप्शन फ़ीस तो आई है ऊपर। अरे हो सकता है ना इनकम जैसे ज़्यादा इनकम हो उसमें से थोड़ी कुछ पार्ट रिसीव हो गया हो, कुछ नहीं हुआ हो। यानी 9000 रिसीव हो गए, अभी 1000 रिसीव होना और बाकी है। तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो है टोटल 10000 आ जाएंगे। अपन ने बात की थी ना ऐसी इनकम जो इस साल की है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, जो भी ब्याज वाला एग्जांपल दिया था इंटरेस्ट वाला, तो सेम वैसा ही ये है। इनकम तो अर्न हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। किसी मेंबर ने सब्सक्राइब तो कर लिया है एनपीओ को, लेकिन अभी तक उसने फीस पेमेंट नहीं की है, तो ऐसी वाली फीस भी अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। इसके बाद में कुछ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सेम वही होगी। इन्वेस्टमेंट पे इनकम जो है बोल रहे हैं नोट रिसीव टिल 31 मार्च 2020 ऑफ ₹6000। मतलब ऐसी इनकम है जो अभी तक 1 रुपया नहीं है। इनकम इन्वेस्टमेंट पे इनकम हो तो ये, लेकिन उसमें से 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ अपने को। इन्वेस्टमेंट पे इनकम कैसे हो सकती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एनपीओ के पास फंड पड़ा हुआ था और उसने किसी शेयर मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यानी शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर्स पे क्या मिलता है, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलती है वो क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मार्च एंड तक कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पेमेंट किया ही नहीं मार्च तक। पेमेंट मार्च के बाद में किया होगा पेमेंट। तो ऐसी वाली इनकम, मतलब वो इनकम जनरेट तो हो गई है, अर्न तो हो ही गई है, लेकिन अभी तक उसका रिसिप्ट नहीं हुई है। वो इनकम रिसिप्ट हुई नहीं है, अपने को कैश में पैसा आया नहीं, बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो वो वाली इनकम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई जाएगी, यानी ये 6000 भी आ जाएंगे। उसके बाद में कुछ सैलरी, तो सेम रेंट वाला ही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये भी आ जाएगी। अब लिखा हुआ फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। मैंने जो है ब्लैंक फॉर्मेट अपने पास पड़ा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, इसी में अपन फिल कर लेते हैं डाटा। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। for the year ending 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 के लिए अपन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। 4 कॉलम्स हैं, एक कॉलम एक्सपेंडिचर्स का, उसके बाद में इनका अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम्स आएंगी और इनकम्स का अमाउंट आ जाएगा। अब पकड़ते हैं एक फिगर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना क्या है, एकदम आसान हो गया, क्योंकि चीज़ों को अपन ने पहले क्वेश्चन में ही सॉर्ट आउट कर लिया है, देख लिया है कि क्या चीज़ें आनी है क्या चीज़ें नहीं आनी है। अब तो बस सिर्फ इतना सा है, रेवेन्यू आइटम ले लो और कैपिटल वाले आइटम छोड़ दो, इतना सा ही काम बच गया है। तो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, रिसिप्ट की तरफ से। बैलेंस तो छोड़ना ही है, एसेट है। सब्सक्रिप्शन फीस दे रखी है। तो देखिए जो है अपन 21-22 के लिए बना रहे हैं, तो दो तो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल की दे रखी है, एक जो है सक्सीडिंग की दे रखी है आने वाले साल की। तो तीनों को ही छोड़ देंगे, सिर्फ करंट वाली पकड़ लेंगे। करंट वाली कितनी है, 9000 दे रखी है, 9000 रिसीव्ड हो गई है। इसके अलावा बोल रखा है कि जो है 1000 रुपये अभी और आना बाकी है, लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। 1000 रुपये अभी बाकी पड़े हैं, यानी और आना बाकी है। तो टोटल कितनी हो गई सब्सक्रिप्शन फीस, कितनी हो गई टोटल 10,000। 9000 रिसीव हो गई है, 1000 रुपये रिसीव होना भी बाकी हैं। तो इनकम की साइड में अपन क्या लेंगे, इनकम की साइड में सब्सक्रिप्शन जो है ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस चाहें तो अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं 9000 प्लस 1000 ऐसे करके, ताकि इसको बाइफर्केशन ध्यान में रहेगी इससे कि कितनी अपने को दो फिगर्स में जो एक रिसीव हुई है और एक अभी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। टोटल 10,000 की इनकम है। इसके बाद में आगे और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट क्या है, रिफ्रेशमेंट खाने पीने वाले खर्चे हैं, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का आइटम है। लेकिन यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी दे रखा है, साथ ही में इधर दे रखा है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल जो है रिफ्रेशमेंट की सेल है वो कितने की है, 1000 की है, और परचेज कितने की है रिफ्रेशमेंट की, 600 की। तो चाहें तो इनको दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, टोटल जो सेल हुई है उसको इनकम में दिखा दो, टोटल परचेज हुई उसको एक्सपेंडिचर में दिखा दो, इफेक्ट वही नेट आएगा। और चाहें तो अपन इसको नेट करके भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पे नेट करके दिखा रहा हूँ, कैसे भी दिखा सकते हैं, कोई यहाँ पे जो है गलत नहीं होगा। आप अगर दोनों को ग्रोस दिखाएंगे तो वो भी सही रहेगा, नेट दिखाएंगे तो वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट को दिखाते हैं अपन,
रिफ्रेशमेंट्स में। अब यहाँ पे सेल जो है 1000 की थी और कुछ परचेज भी हुआ है, परचेज हुआ है 600 का, तो टोटल जो है 400 की परचेज नेट सेल हुई है। नेट सेल 400 की हो गई। 1000 रुपये की सेल थी, 600 रुपये की परचेज थी, तो 400 की नेट सेल हो गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एंट्रेंस फीस दे रखी है। एंट्रेंस फीस आपको पता है कैपिटल नेचर की होती है, अपन बात कर चुके हैं पहले भी। कैपिटल नेचर का आइटम होता है, सिर्फ एक बार लाइफ में पे करनी होती है, तो ये कैपिटल नेचर की आइटम है। और सेल कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल रेवेन्यू नेचर का आइटम है, इसको एसेट में काउंट नहीं करते हैं। क्यों होता है रेवेन्यू नेचर का? क्योंकि जैसे बॉल बैट ये नेट वगैरह हो गए, ये स्पोर्ट्स के जो आइटम है इनकी लाइफ अपन नॉर्मली एक्सपेक्टेड करते हैं कि लेस देन 12 मंथ्स होती हैं, और जिनकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है वो कैपिटल नेचर के आइटम नहीं हो सकते हैं, तो वो रेवेन्यू नेचर के आइटम है। तो यहाँ पे सेल हुई है 1200 की, और इसके अलावा कुछ परचेज भी किया है। साथ ही साथ अपन ने स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया है 4800 का। तो यहाँ पे भी अपन नेट करके दिखा सकते हैं, नेट करके दिखा सकते हैं, ग्रोस करके दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा दो। उस आइटम को अपन ने नेट करके दिखाया था, इसको ग्रोस दिखा देते हैं। तो ग्रोस के लिए क्या करेंगे, इधर तो दिखा देंगे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1200 की सेल हुई है। इसी के साथ साथ परचेज भी किया अपन ने, तो परचेज को भी अपन हाथ किया दिखा देते हैं यहाँ पे। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 4800 की अपन ने परचेज की स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक आया है डोनेशन रिसीव हुआ अपने को, डोनेशन 4600 का। तो ये तो इनकम है, डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, कोई स्पेसिफिक इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो डोनेशन यहाँ पे आ जाएगा। डोनेशन 4600 का डोनेशन अपने को मिला है। अब बढ़ते हैं खर्चों की तरफ। तो खर्चों में देखिए सबसे पहले रेंट का पेमेंट दे रखा है अपने को। खर्चों में क्या दे रखा है, रेंट का पेमेंट हुआ है 3000 का, लेकिन इस पर लिखा हुआ है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेंट आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है ₹1000 का। 1000 का जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जो पेमेंट हो गया और जो होना बाकी है, क्योंकि दोनों ही करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो यहाँ पे रेंट का खर्चा आ जाएगा। रेंट के खर्चे को अपन ऐड करके यहाँ पे शो भी कर सकते हैं इसको, चाहे तो डायरेक्ट दिखा देंगे, चाहे इस पर शो करके दिखा सकते हैं अपन। 3000 पे कर दिया, 1000 स्टिल पे करना बाकी है। टोटल जो एक्सपेंस 4000 रुपये का टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। इसके बाद में आगे बढ़े तो देखिए क्या आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया है। स्पोर्ट्स मटेरियल को अपन ने दिखा दिया है। रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट को नेट करके दिखा दिया था अपन ने। अब बढ़ते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेज। एक दे रखा है मेंटेनेंस एक्सपेंसेज 2000 रुपये का, इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो सीधा सीधा आ जाएगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेज। यहाँ पे आएगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेज। मेंटेनेंस एक्सपेंसेज कितने हैं, 2000 रुपीज़ के मेंटेनेंस एक्सपेंसेज हैं। इसके बाद में अब और देखेंगे अपन, तो और क्या आएगा मेंटेनेंस के बाद में, सैलरी का दे रखा है 2500 का सैलरी का एक्सपेंस दे रखा है। तो 2500 तो क्या है, जो अपन ने पे कर दी सैलरी वो वाली है, लेकिन नीचे दे रखा है, देखिए लास्ट में दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है ₹500 की, यानी 2500 रुपये, 2500 तो अपन ने पे कर दिया, 500 रुपये अभी और पे करना बाकी। तो टोटल आएगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल आ जाएगा सैलरी एक्सपेंस के नाम से, सैलरी एक्सपेंस 2500 प्लस 500, टोटल 3000 के खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। सैलरी के बाद में आगे बढ़े तो आगे आएगा एक टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2400 के, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं। ये जो टूर्नामेंट के एक्सपेंस है 2400 के, इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेज। टूर्नामेंट्स एक्सपेंसेज ₹2400। आगे बढ़े अपन, तो आगे क्या दे रखा है, फर्नीचर परचेज किया है जी। फर्नीचर परचेज किया है 1500 का। तो फर्नीचर तो क्या है, एसेट है, और एसेट का तो कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है यहाँ पे। एसेट तो सीधी बैलेंस शीट में चली जाएगी, इसलिए इसका तो कोई ट्रीटमेंट होना ही नहीं है। तो बाद में एक ऑफिस खर्चे दे रखे हैं, तो ऑफिस खर्चों के लिए क्या आ जाएगी, 1200 का ऑफिस खर्चा दे रखा है, रेवेन्यू आइटम है, तो आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेज के नाम से ऑफिस
एक्सपेंसेस कितना 1200 का दे रखा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1200 का। अब और क्या दे रखा है, और बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये तो एसेट है, एसेट तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। अब ट्रीटमेंट कुछ नीचे जो एडिशनल दे रखी है उसको देख लेते हैं कि सारी कवर हो गई या कुछ बाकी रह गया है। रेंट का दे रखा है तो रेंट का अपन ने एडजस्ट कर दिया है, 3000 के साथ 1000 ऐड कर दिए थे। सब्सक्रिप्शन फीस दे रखी है 1000 की आउटस्टैंडिंग, तो इसको भी अपन ने 9000 के साथ 1000 ऐड करके दिखा दिया था। सैलरी का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 500 का, तो ये भी अपन ने जो है जो 2500 सैलरी का पेमेंट था उसमें 500 और ऐड कर दिया। अब एक बच गया है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव टिल 31 मार्च 2020 ऑफ ₹2022 ऑफ ₹6000। तो ये ऐसी इनकम है जो जनरेट तो हो चुकी है, अर्न तो हो चुकी है, लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अगर रिसीव हुई होती तो ऊपर जो है यहाँ पे रिसीव हो गई होती तो यहाँ पे आ जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये रिसीव हुई ही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपन ने खरीद रखे थे तो उस पर कंपनी ने डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया होगा, तो वहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया या जो भी इंटरेस्ट वगैरह क्रिएट हुआ है वो वाली इनकम तो अर्न हो गई है 6000 की। तो ये जो इनकम अर्न हो गई है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिखा देंगे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, ₹6000। 6000 की ऐसी इनकम थी जो इनकम जनरेट हो गई है, अर्न हो गई है एनपीओ को, लेकिन रिसीव नहीं हुई है अभी। रिसीव हुई होती तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाती, लेकिन रिसीव नहीं हुई है। अब जो है एंट्रीज अपन ने टोटल कर दी हैं, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इसके टोटल लगाने की बात करते हैं अपन। तो देखिए इनका टोटल है जो पेमेंट साइड वाला यानी एक्सपेंडिचर साइड वाला टोटल है वो तो आ रहा है 17,400 का, यहाँ तो आ रहा है 17,400 का, और इधर इनकम साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 22,200 का, 22,200 का। यानी इनकम वाला टोटल ज़्यादा है और ज़्यादा वाले टोटल को अपन लगा देंगे 22,200 और 22,200। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, मतलब सीधा सीधा पता है कि अपने को हो गया है यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस हो गया 4,800 का, सरप्लस हो गया 4,800 का। बोले तो क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स, एक्सेस ऑफ ओवर इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स। इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और कितनी ज़्यादा है 4,800 की यहाँ पे ज़्यादा है। यानी इस एनपीओ को 2022 वाले ईयर के लिए 4,800 का नेट सरप्लस या बोलूँ नेट प्रॉफिट हुआ है इसको। तो यहाँ पे ये जो अपन ने देखा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, क्या देखा इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय देखो मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ मुश्किल काम क्या है, ध्यान क्या रखना है, सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे, फिर चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस पेमेंट किया हो, रिसीव हुआ हो, नहीं रिसीव हुआ हो, जो भी है करंट फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स कवर कर लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। बाकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखो ही मत, छोड़ दो उनको यहाँ पे कवर करना ही नहीं है। वो किस में कवर करना है अपने को, बैलेंस शीट के टाइम कवर होते हैं, और किसके टाइम होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के टाइम कवर होते हैं। बैलेंस शीट के टाइम क्यों कवर होते हैं, आते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपन दिखाते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, अनअर्नड इनकम वो वाली सारी दिखाते हैं। डिस्कस करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।